हेलो गाइस, मैं हूँ रिहाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोर्ट्रान ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए फोर्ट्रान 90 से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नेम है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जो मैंने आपको बुक रिकमेंड करी थी उस बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड चैप्टर है। आज हम इसे कंप्लीट कवर कर लेंगे। इस चैप्टर में हम छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज़ हम फोर्ट्रान 90 के प्रोग्राम्स के अंदर करते रहेंगे। या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का हम यूज़ करेंगे, समझेंगे उनके डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं या उन्हें हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं प्रोग्राम के टाइम पे, और कुछ इनके सिंटैक्स रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें यूज़ करने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? एन एंटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एंटिटी का मतलब यहाँ क्या है कि अपने वर्ल्ड में कुछ भी जो भी एग्जिस्ट करे ना, उसे हम एंटिटी बोल देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चेंज ना हो प्रोग्राम के टाइम, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के टाइम अगर कोई एंटिटी चेंज नहीं होती है, मतलब वैरी नहीं करती है, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स एंड मतलब कि होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहाँ पे मैंने होल नंबर्स क्यों बोला? होल नंबर्स तो 0 1 2 3 आते हैं, लेकिन इंटीजर में तो क्या आता है? -1 -2 -3 भी होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो हम -1 -2 ये सब लिखते हैं ना, तो उसमें जो हमारा माइनस है ना, वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है। मीन्स ये एक तरीके के ऑपरेटर की तरह हमारा काम करता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो सिर्फ 1 हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट होता है। अगर हम उसे नेगेटिव बनाना होता है तो हम यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि पॉइंट, जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है उसके बाद कोई भी नंबर नहीं होता। उसके बाद अगर कोई नंबर हो जाए तो वो नंबर हमारा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर का तो हमें पता ही है कि उसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता नहीं है। यहाँ पे मेन कंसेप्ट था कि हमने यहाँ पे होल नंबर्स क्यों लिखा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। इसमें होता क्या है? इसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स हो सकते हैं, may have fractional parts। और रियल कॉन्स्टेंट्स या फिर फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट को हम एक फॉर्म में या फिर एक से ज़्यादा, कितने फॉर्म हो सकते हैं? 2 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स नहीं होती हैं, सिर्फ एक फॉर्म या फिर 2 फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स के अंदर हम लिख सकते हैं। अगर एक फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हम उसे क्या नेम देते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर हम 2 फॉर्म्स के अंदर लिखते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमने लेट अस सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं 5 8 0 0 0 0 0.0। तो अपना ये क्या है? एक रियल कांस्टेंट है। इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर हम वैसे तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट आ गया ना, ये 0। तो ये हमारा क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में तो है ही। अगर हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.58 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अब इसी को ही हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो हमें अलग तरीके से लिखना है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में?
0.58E7 हमारा था क्या एक्चुअल में कि 0.58 इंटू 10⁻⁷ तो ये जो हमारा है 10⁻⁷ से पहले वाली चीज़ 0.58 ये हमारा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। उसके बाद जो 10⁻⁷ आता है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट पार्ट। इसे हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के बाद हम कैपिटल ई भी लिख सकते हैं या फिर हम स्मॉल ई का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो 10 की पावर होती है वो हम यहाँ एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। अगर यहाँ -7 होता तो हम यहाँ क्या लिख देते, माइनस साइन लिख देते। अगर ये सिर्फ +7 है तो हमें यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो जो हम कॉन्स्टेंट्स के लिए हमारे पास जो डिजिट्स अलाउड हैं वो हैं 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हमें कॉन्स्टेंट्स बनाने होते हैं या फिर जो भी कॉन्स्टेंट्स हम लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर तो वो 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज़ होते हैं उसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है कि हम जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं उसके लिए हम क्या रूल्स यूज़ करते हैं। तो अब हम रूल्स पढ़ेंगे किसके लिए, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के लिए, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। ओके, चलो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फर्स्ट वन कहता है कि कोई भी हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है तो उसके अंदर कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट, एट लीस्ट 1 डिजिट। ठीक है, और सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर कांस्टेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है, हमने शो नहीं किया है कि हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव साइन ले लेता है। उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ही एज्यूम कर लेता है कि हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरी बात कि जो हम साथ में इंटीजर कांस्टेंट में क्या है, नो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है, नो डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और जो हमारे इंटीजर की रेंज है कि हम कितनी रेंज तक वैल्यूज़ लिख सकते हैं, रेंज का मतलब होता है कैपेसिटी। हर कंप्यूटर की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। जैसे एग्जांपल हम अपना खुद का ले लेते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी भी एक कैपेसिटी है कि पढ़ने की। ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे बुक उठा के बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हमारी भी एक लिमिट है कि हम इतनी देर ही पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हर कंप्यूटर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे इंटीजर की जो रेंज है वो कंप्यूटर के वर्ड साइज़ पे डिपेंड करती है। सो हम 32 बिट मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। 32 बिट मशीन, 32 बिट मशीन के लिए इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की रेंज क्या है, 2⁻³ 31 -1 to -2⁻³ 31। मीन्स हम राइट से लेफ्ट में चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसे पावर सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -217, सॉरी प्लस, हमने कहा था ना राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं। 217 48 36 47 to -217 48 36 48। ठीक है, तो ये ना जो मैं अभी आपको कंसेप्ट्स बता रही हूँ मैंने लिखी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ समझाने की चीज़ें होती हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप भी मत लिखें, आपको लिखना है। ठीक है,
आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो एग्जांपल्स वैलिड हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के लिए वो हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा एक नंबर है, ये एक वैलिड इंटीजर है। या फिर -3 4 6 9, ठीक है। या फिर +4 1 3 ले लो। अगर हम सिंपल 4 1 3 ले लें तो वो भी हमारा वैलिड होगा। जैसे हमारा 1 2 3 4 5 है, अब हमने कोई साइन इसमें नहीं लगाया तो ये एज्यूम कर लेगा अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट कि ये हमारा पॉजिटिव है। अब कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे 11 पॉइंट, तो इस एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम है कि डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना होता है। इंटीजर कांस्टेंट में तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है, मतलब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जो भी अगर हम इनवैलिड एग्जांपल्स दे रहे हैं तो हमें साथ में ब्रैकेट में बताना है कि ये इनवैलिड क्यों है, रीज़न क्यों है। इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 4 5 2 5 6। ये भी इनवैलिड है बिकॉज कॉन्स्टेंट्स इंटीजर कॉन्स्टेंट में हम कॉमा अलाउड नहीं करते हैं। तो इसका जो भी रीज़न है कॉमाज आर नॉट अलाउड वो आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है कि हम कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, करेंसी सिंबल। जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी 2 5 8, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि करेंसी सिंबल हम यूज़ नहीं करते हैं। और कोई भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। जो मैंने बुक बताई थी उसमें भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। सो अब हम रूल्स देखते हैं। अब हम रूल्स पढ़ेंगे किसके लिए, रियल कांस्टेंट्स के लिए। अब हमने रियल कांस्टेंट्स में भी 2 पार्ट पढ़े थे, 2 फॉर्म्स पढ़ी थी उनकी, ठीक है। एक फॉर्म थी फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरी फॉर्म थी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हम दोनों में अलग अलग रूल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी फ्रैक्शनल फॉर्म की। फ्रैक्शनल फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें भी वही रूल्स हैं मोस्टली जो कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में होते हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत चेंज है। फर्स्ट रूल वही है कि कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया, इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता था, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा रूल बिल्कुल सेम है, अगर पॉजिटिव साइन है तो वो पॉजिटिव है ही। अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव साइन एज्यूम कर लेता है। ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव है हमारा कोई भी कांस्टेंट तो नेगेटिव साइन लगाना आपके लिए ज़रूरी है। वो अपने आप कंसीडर नहीं करेगा कि वो नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल पे जो उसमें तो डिजिट्स नहीं आते ना, ओके। अब नेक्स्ट रूल्स, अब इसके कुछ वैलिड एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 1.0 है, -0.5678 है, ठीक है। ये हमारे वैलिड एग्जांपल्स हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे 5800.2 ले लिया, या कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। अब कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स भी बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, आप खुद अपने इनवैलिड एग्जांपल्स वैलिड एग्जांपल्स बता सकते हैं। जैसे इनवैलिड में जैसे मैंने ले लिया, ये सिंबल यूज़ कर लिया और ये सिंबल क्या है हमारे लिए इलीगल है, ठीक है। ऐसे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, उसमें बीच में कॉमा लगा दो, बस हो गया इनवैलिड, और साथ में रीज़न लिख देना किस लिए इनवैलिड है। ऐसे ही एक और
कोई भी हम सिंबल यूज़ करके लिख सकते हैं, या फिर जैसे 25 अंडरस्कोर लगा दिया, 26.79 अंडरस्कोर सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए कि रूल्स क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब हम रूल्स पढ़ेंगे रियल कॉन्स्टेंट्स की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी वो? एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब एक्सपोनेंट फॉर्म में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे 0.58E7 मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक है, इसमें बताया था कि ये तो हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये हमारा जो है एक्सपोनेंट वाला पार्ट हो जाएगा। इस कैपिटल ई की जगह हम स्मॉल ई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी यही रूल्स हैं कि जो मेंटिसा वाला पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इसको हम मेंटिसा वाला पार्ट बोल देते हैं, मेंटिसा पार्ट, और ये हमारा एक्सपोनेंट पार्ट। अच्छे से लिख लेते हैं। 0.58E7। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोल देते हैं मेंटिसा पार्ट, मेंटिसा। ठीक है, और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसे हम बोल देते हैं एक्सपोनेंट पार्ट। तो मेंटिसा वाले पार्ट में क्या क्या रूल्स हैं, इसमें भी वही रूल्स हैं कि कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, उसके बाद कोई ना कोई कैपिटल ई या स्मॉल ई करेक्टर होना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। और जो एक्सपोनेंट है, मतलब ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और उसमें भी कम से कम एक ना एक डिजिट तो होना ही चाहिए। इसमें भी साइंस ऑप्शनल हैं, आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के केस में आपको लगाना ज़रूरी है। और इसकी रेंज की बात कर लेते हैं आप। इसमें भी 32 बिट मशीन के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। 32 बिट मशीन के अकॉर्डिंग जो हमारा मेंटिसा वाला पार्ट है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 7 आ सकते हैं, मीन्स पॉइंट के बाद। एंड जो हमारा एक्सपोनेंट वाला पार्ट है उसमें हमारी पावर्स 10 रेज़ टू द पावर होती है ना एक्सपोनेंट वाले में, तो पावर्स आ सकती हैं -38 to 38 तक। ठीक है, अब इसके कुछ वैलिड एंड इनवैलिड एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हो। एक दो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद बना सकते हो। जैसे 152E08 भी लिख सकते हो, या फिर आप इस पॉजिटिव है ना 8 10 रेज़ टू द पावर 8, तो आप इस ज़ीरो की बजाय प्लस भी लिख सकते हो या सिंपल 8 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है वो तो। ठीक है, अब एक इनवैलिड एग्जांपल देख लेते हैं। इनवैलिड एग्जांपल आप कुछ भी लगा दो, ऑपरेटर वगैरह बीच में, और वो ऑपरेटर तो आपको पता ही है। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा दिया है E9। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं होता है। और एक बात और, जब भी हम ई लिखते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 145.8E, तो ई के बाद हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ भी ना लिखें, हमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, कोई ना कोई डिजिट लिखना ही पड़ेगा, और वो भी कौन सी रेंज में, -38 to 38 की रेंज में ही लिखना पड़ेगा। अब इस रेंज को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको आई थिंक अच्छे से कॉन्स्टेंट्स के बारे में पता चल गया होगा, उनके टाइप्स, रियल कॉन्स्टेंट्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, इनके रूल्स। ठीक है, जो जो भी मैंने बताया आप अच्छे से उसे समझ लेना।
और नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, जो भी मैंने लिखा है या जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ। तो अब हम आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर वेरिएबल्स। अच्छा, अभी हमें कांस्टेंट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। स्केलर वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स पता नहीं होगा तो हम स्केलर वेरिएबल्स कैसे पता लगाएंगे। तो वेरिएबल्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के टाइम पे चेंज होती रहती है, वैरी करती रहती है, ठीक है। तो वो हमारी वेरिएबल्स होती है। तो वेरिएबल तो वही हो गया कि जो जिसकी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो स्केलर वेरिएबल्स का क्या मीनिंग हुआ? स्केलर वेरिएबल भी तो एक वेरिएबल है, तो ऑब्वियस उसकी भी वैल्यू चेंज होती होगी? नहीं। उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम में हमने एक पी वेरिएबल ले लिया जिसको हमने इंटीजर दे दिया, या फिर हमने उसकी वैल्यू 4 असाइन करा दी। असाइनमेंट स्टेटमेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो हमारे पास p = 4 है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। मैंने पहले ही असाइन करा दी कि 4 जो इंटीजर है वो p नाम के मेमोरी बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरे प्रोग्राम में इस p के वैल्यू हम चेंज ना करें या इसके अंदर कोई और वैल्यू हम असाइन नहीं करते हैं तो ये हमारा स्केलर वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें हम p की वैल्यू एक बार असाइन तो कर देते हैं, लेकिन बाद में हम कोई और वैल्यू हम दे देते हैं p को, जिसकी वजह से उसकी पहले वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो स्केलर वेरिएबल नहीं होता फिर, ठीक है। मतलब कि वो सिर्फ एक ही, वैसे तो वेरिएबल स्टोर तो एक ही वैल्यू करता है, एक से ज़्यादा वैल्यू वो स्टोर नहीं करता। उसके कहने का मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक ही वैल्यू यूज़ करेगा। अगर p के अंदर मैंने 4 असाइन कर दिया है तो वो 4 ही यूज़ करेगा। जहाँ भी p यूज़ होगा तो उसकी वैल्यू सिर्फ 4 आएगी, उसके अंदर हम कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो वो स्केलर वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट और, काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कीवर्ड आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम्स में। देखो, कीवर्ड आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम्स, काफ़ी स्टूडेंट्स इन्हीं में ही उलझे रहते हैं। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड एक ऐसा नेम है जिसका कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी इसका पर्पस क्लियर है कंप्यूटर के अंदर, कि हमने अगर कोई कीवर्ड यूज़ किया है, जैसे इंटीजर हमारा एक कीवर्ड है। देखो, इंटीजर ये एक कीवर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? ये एक टाइप का नेम है, डाटा टाइप का नेम है। मतलब अगर हम कोई भी वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ये हमारा एक कीवर्ड है, इसका पहले ही हमने इसका मीनिंग स्पेसिफाई कर रखा है। इसका मीनिंग हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते, वो कंप्यूटर में पहले से ही फीड है। जैसे हम नंबर सेव कर लेते हैं ना फ़ोन के अंदर, वैसे ही इसमें क्या है, सेव कर रखा है। जिसने भी कंपाइलर वगैरह बनाया है तो उसने सेव कर रखा है पहले से कि इन चीज़ों का क्या क्या मीनिंग है। जैसे एग्ज़ाम्पल थोड़ा इजी सा ले लेते हैं, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो कंपाइलर जिसने भी बनाया तो उसने पहले ही बता दिया कि एडिशन मतलब ये जो सिंबल है वो एडिशन ऑपरेटर को डिफ़ाइन करता है और ये जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को डिफ़ाइन करता है। तो मतलब कीवर्ड का मीनिंग यही है कि उसका जो पर्पस है वो ऑलरेडी डिफ़ाइन होता है, हम उसके पर्पस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है?
आइडेंटिफायर होता है कोई भी हम कुछ भी वेरिएबल का नेम देना चाहते हैं या किसी भी फंक्शन को कोई नेम देना चाहते हैं, तो उसका हम जो नेम देंगे ना उसको हम आइडेंटिफायर बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। वेरिएबल नेम्स तो वही हो गया ना, वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो हमने कोई इंटीजर वेरिएबल लेना है, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल का नाम हम सम ले लेते हैं। तो हमने ये एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम मैंने सम दे दिया, तो ये सम जो है हमारा एक आइडेंटिफायर है। हमने जो उसको नाम दिया सम, वो आइडेंटिफायर हो गया। अब हम मोस्टली वेरिएबल्स की जगह ना आइडेंटिफायर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी था। काफ़ी स्टूडेंट्स इन्हीं में उलझे रहते हैं, तो आई थिंक आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो अब जो वेरिएबल नेम्स हैं, हम वेरिएबल का नेम कैसे देते हैं या फिर आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बुक्स में आइडेंटिफायर यूज़ कर रखा है या काफ़ी बुक्स में वेरिएबल्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम आइडेंटिफायर के रूल्स देखते हैं कि हम उसे जब नेम देते हैं तो हम किन किन रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहला तो यही रूल है कि आइडेंटिफायर किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक या एक से ज़्यादा लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें चाहे आप अपर केस लेटर यूज़ कर लो, ठीक है, लोअर केस यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोरट्रान में तो इन दोनों में वो कोई डिफरेंस ही नहीं करता, ना अपर केस में ना लोअर केस में, दोनों उसके लिए एक जैसे हैं। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है कि हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है ना, फर्स्ट करेक्टर एक लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटर। आप कोई डिजिट नहीं लिख सकते फर्स्ट करेक्टर में, फर्स्ट करेक्टर हमेशा लेटर होगा। थर्ड रूल हमारे पास क्या है? थर्ड रूल ये है कि करेक्टर्स मतलब जो भी नेम होगा ना, नेम में लेटर और डिजिट के अलावा फर्स्ट करेक्टर के बाद जो हमारे करेक्टर्स होंगे उसमें लेटर्स और डिजिट के अलावा कोई और करेक्टर हम नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ एक सिंबल हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ अंडरस्कोर का। अगर हमें हमारा जैसे वेरिएबल नेम काफ़ी बड़ा है और हम चाहते हैं कि बीच में स्पेस दें, तो स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ करते हैं और ये अंडरस्कोर भी एक लेटर की तरह ट्रीट होता है। बस ये ध्यान रखना है रूल्स में कि हमारा फर्स्ट करेक्टर लेटर होना चाहिए, डिजिट भी नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जो हमारे पास करेक्टर्स होंगे उसमें आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। अब नेम में हमारे टोटल कितने करेक्टर्स आ सकते हैं? नेम हमारा 31 करेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। अगर 32 आपने लिखवा दिया तो फर्स्ट 31 करेक्टर्स ही वो एज अ वेरिएबल लेगा। ठीक है, और हम कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं डलवाएंगे, जैसे हमने लिख दिया ना। अब मैंने एरिया पैरामीटर का प्रोग्राम बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने AR अंडरस्कोर का यूज़ किया था PR, ये एरिया ये पैरामीटर, तो मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया। अगर मैं ऐसे लिख दूँ AR स्पेस PR तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर शो कर देगा। ठीक है, अब कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स या फिर वैलिड वेरिएबल नेम्स के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे NA, कुछ भी वेरिएबल नेम दे दो, एब्सोल्यूट, ठीक है, या फिर मिनिमम MIN 50, मतलब फर्स्ट लेटर हमारा करेक्टर, उसके बाद हम चाहे डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं। एक अंडरस्कोर का एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें अंडरस्कोर यूज़ होता है। टैम्प ले लिया और फिर अंडरस्कोर, फिर Y ले लो, कुछ भी ले लो, बस यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा अलग दिखे, कि हम रीडेबल हो, हमें स्पेस यूज़ नहीं करना, तो उसकी जगह हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो वेरिएबल भी की तरह भी यूज़ होता है और एज ए कीवर्ड भी यूज़ होता है, वो है प्रोग्राम। ये हमारा लीगल वेरिएबल नेम है, इलीगल नहीं है, और ये कीवर्ड की तरह भी यूज़ होता है।
ठीक है, अब हम सीखते हैं कि चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि वेरिएबल नेम्स को अब हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल सा है। पहले हमें टाइप नेम बताना है कि हम जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, इंटीजर, रियल, जो भी आपको स्टोर करवानी है। फिर हम वेरिएबल्स की लिस्ट लिखेंगे कि हमने कितने वेरिएबल्स, जैसे 5 वेरिएबल्स ले लिए हमने, ABCDE, वो इंटीजर टाइप के हैं तो A, B, C, D, E। इसमें रूल्स क्या हैं कि जब हम टाइप नेम बताते हैं तो उसके बाद टाइप नेम और वेरिएबल्स की जो लिस्ट होती है उनको हम डबल कॉलन से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चलानी है कि हम तो भी डबल कॉलन से नहीं करेंगे, सिंगल से करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल नेम्स जो हैं वो हमें कॉमा से सेपरेट करने हैं। ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी है, ABCDE ऐसे नहीं पकानी है, आपको अच्छे से लिखना है A, B, C, D, E। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं, अगर हम कुछ वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये जो हमारा टाइप नेम है ना वो एक कीवर्ड होता है। तो इंटीजर टाइप के लिए हम जो इंट वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं कैपिटल इंटीजर। ठीक है, रियल के लिए हम ऐसे रियल लिख देंगे, कैपिटल में लिखना है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेता है, कोई भी हमारे पास है, मान लो A हमारे पास वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का हमें दिखाना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इंटीजर, फिर डबल कॉलन, फिर ये A। ठीक है, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप देख लेना, आप ऊपर नीचे मत करना वरना जो टीचर्स हैं ना एग्ज़ाम्स में वो भी मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे कर देंगे, फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे एक रियल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो P हमारे पास कोई वेरिएबल है, रियल डबल कॉलन P। ठीक है, और ये जो डबल कॉलन यूज़ करें ना उसके बीच में स्पेस बिल्कुल मत देना, कहीं स्पेस दे दो, स्पेस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स मैंने अभी बता दिए हैं कि कोई भी हम वेरिएबल्स अगर हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में तो पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है, चाहे वो इंटीजर लो चाहे रियल लो, कुछ भी आप यूज़ करते हो वेरिएबल तो उसे डिक्लेयर करो, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा। अगर आपने इम्प्लिसिट नन का यूज़ कर रखा है तो एरर शो करेगा कि आपने ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, या फिर अगर आप इम्प्लिसिट नन का भी यूज़ नहीं करते हो तो वो इम्प्लिसिट डिक्लेयर कर लेगा खुद, मतलब कि IJ के एलिमेंट से जो भी वेरिएबल्स शुरू होंगे वो हमारे इंटीजर टाइप के हो जाएंगे और बाकी सारे रियल। इससे कैलकुलेशन में काफ़ी सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं। एंड अब हम बात करते हैं कुछ इनवैलिड डिक्लेरेशंस की। अभी हमने सिंटेक्स पढ़ा तो इनवैलिड भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा रियल A, B, C। इनवैलिड क्यों है ये रीज़न आप ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज रियल के बाद हम कॉमा यूज़ नहीं करते हैं, डबल कॉलन यूज़ करते हैं विदाउट स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल इंटीजर सिंगल कॉलन x। ये भी हमारा इनवैलिड है बिकॉज हम एक सिंगल कॉलन यूज़ नहीं करते हैं, डबल कॉलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने ना इंटीजर लिखने के बजाय ना थोड़ी सी कंजूसी कर दी, इंट लिख दिया, बाकी सब ठीक, डबल कॉलन लिखा, x लिख दिया। भाई इस इंट का कुछ और यूज़ है, हमें आधा कंजूसी नहीं करनी है कि हमें इंटीजर नहीं लिखा जाता, इतना बड़ा लिख के क्या करना है, इंट और इंटीजर सेम ही तो होंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा का पूरा लिखना है इंटीजर। ठीक है, x। तो आप ऐसी गलतियाँ ना करें, कंजूसी ना करें लिखने में, अदरवाइज़ टीचर्स भी मार्क्स देने में थोड़ी बहुत कंजूसी कर सकते हैं।
अच्छा, अभी हमने नेम्ड कांस्टेंट पढ़े थे ना, अभी नेम्ड कांस्टेंट नहीं पढ़े हैं। अगर हम पहले कोई भी वेरिएबल है उसको हम असाइन कर देते हैं, p की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 4, तो इसका मीनिंग क्या है कि p की इनिशियल वैल्यू 4 है। जब भी ये प्रोग्राम में पहली बार यूज़ होगा तो उसमें p की वैल्यू 4 आ जाएगी, और कोई वैल्यू तब बाद में अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे p की वैल्यू 4 आ गई, फिर हमने प्रिंट करा दिया कि p की वैल्यू हमारे पास ये है, फिर उसके अंदर हम 5 वैल्यू असाइन कर देते हैं, और फिर जब हम प्रिंट कराएंगे ना तो p 5 देगा। ठीक है, तो जो हम स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना किसी भी वेरिएबल के अंदर, उसे हम इनिशियल वैल्यू बोल देते हैं वेरिएबल की। तो अब हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने डिक्लेरेशन किया था ना, जैसे हमने दो वेरिएबल्स ले लो p क्यू, उस मान लो कि वो इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे ये इंटीजर p क्यू, ये डबल कोलन है, थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, p क्यू, तो हम चाहें ना तो हम स्टार्टिंग में ही इन्हें इनिशियलाइज कर सकते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास 1 है या q की वैल्यू हमारे पास 2 ही लेनी है प्रोग्राम के अंदर। जब भी इनका हम यूज़ करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे डिक्लेरेशन में, इंटीजर, ये थोड़ा सा मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी नेक्स्ट लाइन में लिखना है, आपने उसी लाइन में कवर करना है। ठीक है, p इक्वल टू 1 कोमा q इक्वल टू 2, ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई। लेकिन कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि हम न्यूमेरिकल कुछ भी सॉल्व वगैरह करते हैं, तो जैसे हमारे पास रियल है वेरिएबल, तो हम पॉइंट के बाद हर कंप्यूटर की अपनी अपनी लिमिट होती है, तो कुछ कंप्यूटर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब होता है पॉइंट के बाद उसके कितने डिजिट्स वो शो कर रहा है कंप्यूटर। हर कंप्यूटर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो कभी क्या होता है कि हम 7 सिग्निफिकेंट डिजिट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हमारे लिए वो सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू हैं वो हम क्या करा दें, डबल करा दें, तो उसे हम बोलते हैं डबल प्रिसीजन। ये रहा, तो इसका सिंटेक्स क्या है, ये तो हमें सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स हैं हमें डबल कराने हैं या फिर 7 ही रखने हैं, वो सिर्फ रियल में होता है, क्योंकि इंटीजर में तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा ये इसका सिंटेक्स है वो क्या होगा, रियल। इंटीजर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है। तो रियल काइंड इक्वल टू 2, वही डबल कॉलन्स, फिर जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ का हमें सिग्निफिकेंट डिजिट डबल करना है वो वेरिएबल्स हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें भी कहीं पे कुछ स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, तो इसमें जब हम डबल प्रिसिजन करते हैं तो उसमें मेंटिसा के डिजिट्स का मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास कितने हो जाता है 15, और एक्सपोनेंट की रेंज कितनी हो जाती है +-310। काफ़ी ज़्यादा हो गई ना, पहले कितनी थी, पहले अगर हम डबल प्रिसिजन नहीं करते हैं तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते थे 7 एंड एक्सपोनेंट की रेंज होती थी +-38। अब कितनी है, अब 15 हो गई है सिग्निफिकेंट की एंड +-310, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, रियल के कर सकते हैं, क्या हम कॉम्प्लेक्स की भी कर सकते हैं? यस, आंसर इज़ यस, आप कॉम्प्लेक्स की वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इनका सिंटेक्स है, जैसे हमने ए कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल है,
तो हमने कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स लिखा, डबल कॉलन्स, एंड देन जो वेरिएबल है हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का वो। इससे क्या स्पेसिफाई होता है कि जो हमारा ए है वो एक क्या स्टोर करता है, टपल। ध्यान से सुनना, टपल, नॉट कपल, टपल, ठीक है। तो टप्पल कैसे स्टोर करेगा, मीन्स इस टाइप का कुछ होगा ना, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो होता है हमारा रियल पार्ट, और जो सेकेंड वैल्यू होती है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, हमने जैसे कॉम्प्लेक्स हमने डिक्लेयर किया है तो 2 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है वो हमारा रियल पार्ट है, 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अलजेब्रा की फॉर्म में लिखे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो जब हम अगर इनपुट भी दें ना वैल्यूज़, तो हम कैसे देते हैं, ब्रैकेट्स में देते हैं। जैसे ए की हमने इनपुट करानी है वैल्यूज़, जब हम इनपुट देते हैं तो हम ब्रैकेट्स में देंगे 2 3, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स भी डिफ़ाइन होते हैं, मीन्स जैसे अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया ना कॉम्प्लेक्स, तो आप ऐसे कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करा दो, कॉम्प्लेक्स a = 2 3, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्ड कांस्टेंट। अब हमें कांस्टेंट को नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि हमें कांस्टेंट को नेम देना पड़ा। प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल सिंपल सी थी कि हम कोई भी कांस्टेंट प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो पता है कि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस कोई और आपका प्रोग्राम पढ़ रहा है और वो देखे तो उसे समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, काफ़ी टाइम भी लग सकता है कि ये कांस्टेंट उसने किस लिए यूज़ किया है। और सेकेंड रीज़न ये होता है कि अब हमने कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम में काफ़ी टाइम्स तक यूज़ हुआ, मतलब 3 4 बार हमने उसे यूज़ किया हर एक अलग अलग स्टेटमेंट में। अगर बाय चांस हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है तो पहले तो प्रोग्राम ओपन करो, फिर जहाँ जहाँ वो हमने कांस्टेंट यूज़ किया उसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ किया वहाँ वहाँ चेंज करो वैल्यू, फिर रिकम्पाइल करो, फिर रन करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट को नेम देना शुरू कर दिया। जैसे ही हम नेम दे देंगे तो अगर बाय चांस हमें कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी होती है तो वो हम पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में ही ऊपर हम स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देंगे उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को, ताकि उसकी जो डिक्लेरेशन है उसमें वहीं चेंज कर देंगे उसकी जो भी वैल्यू हमें चेंज करनी है, ठीक है। मतलब हर प्रोग्राम में वो एक तो ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमने वो कांस्टेंट कहाँ कहाँ यूज़ कर रखा है, या फिर वैल्यू चेंज करने में दिक्कत आती है। इसीलिए हमने क्या किया, नेम्ड कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो हमने एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं पाई का, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.1415926, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.1415926, ये हमारी पाई की वैल्यू है। अगर हमें इसे नेम्ड कांस्टेंट बनाना है तो हम ये वाला सिंबल तो ऐसे यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हम क्या लिख देंगे पी आई मीन्स पाई। तो अब देखो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ये रियल वैल्यू है ना, तो रियल कोमा
पैरामीटर उसके बाद डबल कॉलन्स, फिर पाई, फिर उसके बाद जो उसकी वैल्यू है। ये सिंटेक्स ध्यान रख लो। ऐसे ही हर नेम्ड कांस्टेंट को आपने डिक्लेयर करना है। अच्छा, अब हम एक रूल हो रहा है। अगर हमने कोई नेम्ड कांस्टेंट सपोज करो कि एक रूल और है, सपोज करो कि हमने नेम्ड कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया, पाई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दी 3.14 सपोज करके लेके चलते हैं। अगर हम बाद में प्रोग्राम के अंदर ही पाई की वैल्यू में कोई और वैल्यू इनिशियलाइज करने की कोशिश करें, जैसे हमने 25 पॉइंट समथिंग इनिशियलाइज करने की कोशिश करी, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एरर शो कर देगा कि आपने नेम्ड कांस्टेंट के अंदर कुछ और वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये इस लाइन में मैंने यही लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल प्रोग्राम, जिसकी हेल्प से आप समझ पाओगे कि हमें जो नेम्ड कांस्टेंट है उसका यूज़ कैसे करना है, मतलब उसे डिक्लेयर कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर। पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है। उसका डायमीटर हमें दे रखा है d। वो उसके अंदर थोड़ा सा पानी फिल हुआ हुआ है, लेट अस सपोज इतना पानी फिल हुआ हुआ है। वो इसमें प्रोग्राम में दे रखा है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो उसकी हाइट है 0.2 मीटर, जितना कि उसके अंदर पानी है। अब हम यहाँ पे टूटी ऑन कर देते हैं। ये हमारी टूटी है। मेरी थोड़ी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बेकार है, तो आप सपोज कर लो टूटी है। टूटी हमने खोल दी, टैप हमने खोल दी ताकि पानी हमारा इसके अंदर आ जाए। वाटर किस रेट से फ्लो कर रहा है, वो है 2 लीटर पर मिनट। इस प्रोग्राम में वाटर 2 लीटर पर मिनट के फ्लो से मूव कर रहा है। उसको हमने एफ से डिनोट करा। डायमीटर हमारा डी से है, और जब हमें हाइट दे रखी है पहले से ही उसके अंदर जो पानी फिल है वो हमारा आई एच से डिनोट है। आई एच मीन्स इनिशियल हाइट। ठीक है, आप चाहो तो आई और एच के बीच में अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर सकते हो, ऐसे I_H। ध्यान रखना स्पेस कभी मत डालना, अदरवाइज एरर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, टैप ओपन किया, वाटर का फ्लो हमें पता है। हमें 5 मिनट के बाद, टाइम कितना है 5 मिनट के बाद, ये बताना है कि कितनी हाइट तक प्लस इनिशियल हाइट, टोटल हाइट, कितनी हाइट तक पानी फिल हो जाएगा 5 मिनट के बाद। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आ गया। हम कौन कौन से वेरिएबल ले रहे हैं, जो टोटल हमारी हाइट होगी ना, ये वाली टोटल, वो हम एच से डिनोट कर रहे हैं। एच मतलब कि ये तो हमारी इनिशियल हाइट है जो स्टार्टिंग से पहले ही फिल है, और जो हम निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से वो ये होगी। तो टोटल हाइट क्या होगी, इनिशियल हाइट प्लस दिस वाली हाइट। ठीक है, इसमें जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए करा रही हूँ आपको नेम्ड कांस्टेंट डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसका थोड़ा सा एग्जांपल पता चल जाएगा। देखो, मैंने प्रोग्राम का नेम, पहले मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल यूज़ कर रखा है। ये हमारे कंपाइलर के लिए कमेंट है, यूज़लेस। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारा कीवर्ड है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। सेकंड स्टेटमेंट आपको पता ही है इम्प्लिसिट नन हम क्यों यूज़ करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में देखो, ये रियल पैरामीटर, ये है नेम्ड कांस्टेंट की डिक्लेरेशन। अब जहाँ पे भी पाई की ज़रूरत हमारी पड़ेगी वह हम डायरेक्ट ये वैल्यू, हम सिंपल पाई लिखेंगे, कंपाइलर का काम है ये डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे पहुँचाना। ठीक है,
आगे मैंने रियल में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया, h फॉर हाइट, f फॉर फ्लो हमारा कितना है पानी का, d डायमीटर है, t टाइम है, IH हमारा इनिशियल हाइट है। तो मैंने एंड प्रिंट स्टेटमेंट डलवा दी कि हमें ये चीज़ें एंटर करानी है। इनिशियल हाइट यहाँ पे मैं इनपुट करवा रही हूँ इनिशियल हाइट, क्योंकि हम अगर बाई चांस चेंज कर दी इनिशियल हाइट तो हमें बारी बारी इनिशियल हाइट की वैल्यू चेंज करनी ना पड़े, फिर रिकम्पाइल करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इनपुट करवा दी। ठीक है, इनिशियल हाइट, फ्लो, टाइम और डायमीटर चेंज हो सकते हैं, तो मैंने इनको रीड करा दिया। फिर मैंने क्या किया, इको चेक ऑफ इनपुट प्रोसेस ट्राई करके देखा कि हमने जो वैल्यूज़ दी हैं कंपाइलर को उसने वही लिए हैं या नहीं। अगर वो चेंज प्रिंट करता है, मतलब कोई और वैल्यू प्रिंट कर देता है, तो वो साथ में एरर भी शो कर देगा। ऐसा मोस्टली केसेस में होता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने हाइट निकाली है ना, उसमें आप ध्यान से देखो तो IH इनिशियल हाइट मैंने ऐड कर रखी है, और ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या है, 4 स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, F जो हमारा पानी का फ्लो है, इनटू टाइम, कितने टाइम के बाद हमें चेक करना है। ठीक है, अपॉन में पाई, अब यहाँ पाई का यूज़ हुआ ना, जो मैंने स्टार्टिंग में नेम कांस्टेंट में डिक्लेयर कर रखा था, इनटू डायमीटर, ठीक है, जो हमने रीड करवा रखा है। फिर उसके बाद हाइट निकलते ही हम उसे क्या करा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, हाइट आफ्टर कितने मिनट्स, t 5 मिनट्स, जितने भी हमने रीड कराया है वो डिपेंड करता है कि हम ही इनपुट दे रहे हैं ना टाइम तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंड प्रोग्राम, उसका नेम आप सिंपल एंड भी लिख सकते हैं, एंड प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसका रिवाज चल रहा है, फिर आगे थोड़े साल बाद किसी और का रिवाज चलेगा, तो अभी फ़िलहाल हमें यही यूज़ करना है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरी email ID fortrantutorial@gmail.com पे मेल करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।